ओके, वेलकम आप सभी का। और आज अपना जो क्लास रहने वाला है उसमें अपन साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे ना। साइनोबैक्टीरिया आपके सिलेबस वाइज सेकंड टॉपिक है। बैक्टीरिया भी दिया हुआ है, यू बैक्टीरिया, उसकी क्लासेस तो अपन ने कवर कर लिए हैं। बैक्टीरिया के बारे में लास्ट क्लासेस में हो गया था, और आर्की बैक्टीरिया के बारे में भी हमने कवर किया। और साइनो है ना, साइनो भी क्या है कि जैसे आप एल्गी में भी तैयार कर सकते हो, और इधर साइनो बैक्टीरिया बैक्टीरिया के साथ में भी कर सकते हो। सिलेबस वाइज अपन कर रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो साइनो बैक्टीरिया के बारे में जैसे बेसिकली तो अपन बहुत कुछ जानते हैं। अपन यूजी पीजी क्लासेज में पढ़ते भी हैं, मेंबर्स भी तैयार करते हैं, तो ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। बट कुछ चीज़ें आपको यहाँ से निकालनी है, अपना जो लेवल है ना, उसको अपडेट करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि साइनोबैक्टीरिया आर ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक, है ना, ग्राम नेगेटिव है बैक्टीरिया ऑफ द फाइलम साइनोबैक्टीरियोटा दैट कैन ऑब्टेन बायोलॉजिकल एनर्जी वाया ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। यानी कि जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, राइट। ठीक है। द नेम साइनोबैक्टीरिया, ब्लू जैसे साइनो कवर्ड जो होता है ना, मीनिंग वो ब्लू होता है, और ये ग्रीन, तो ब्लू ग्रीन कलर इनका जो होता है ना, वहाँ से इनका नाम है। तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इनको कॉमनली ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोल रहे होते हैं। वैसे ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, है ना। जब भी आपको कुछ भी ऐसा डिसीजन लेना हो, जैसे सेल स्ट्रक्चर हो, रिप्रोडक्शन हो, तो रिप्रोडक्शन बड़ी चीज़ होती है ना। जैसे एल्गी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बट इनमें नहीं मिलेगा अपन को, है ना, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स है। आर्किया थे, उनमें भी नहीं था। तो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं ना, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया आर प्रोबेबली द मोस्ट न्यूमरस टैक्सोन टू हैव एवर एग्जिस्टेड ऑन अर्थ एंड द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म नॉन टू हैव प्रोड्यूस ऑक्सीजन। क्योंकि अर्ली लाइफ के अंदर सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया ही आए थे, है ना, और फोटोसिंथेसिस इन्होंने ही किया है। तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन का जो कंट्रीब्यूशन है उसकी स्टार्टिंग इन्होंने ही की है, राइट। हैविंग अपीयर्ड इन द मिडिल आर्कियन एरा eon and apparently originated in the fresh water and terrestrial environment. Their photopigments can absorb the red and blue spectrum frequencies of sunlight, तो इसीलिए ये ग्रीनिश कलर के दिखते हैं। नॉर्मल आपके जो प्लांट्स हैं वो भी रेड और ब्लू स्पेक्ट्रम को ही एब्जॉर्ब करते हैं, और वो पानी को स्प्लिट करते हैं, और है ना, हाइड्रोजन आयंस हैं H+ वो बनते हैं, ऑक्सीजन बनते हैं। वो मैकेनिज्म की बात है जो आप प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। द हाइड्रोजन आयंस आर यूज टू रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये कार्बन फिक्सेशन कहलाता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में आप इसको C3 बोलते हो, ओके। द ऑक्सीजन इज रिलीज एज ए बाई प्रोडक्ट। ये फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन है, वो एक बाई प्रोडक्ट होता है। मैन फोटोसिंथेसिस है वो कार्बोहाइड्रेट बनाने की मैकेनिज्म होती है। हाँ, बाई कंटिन्यूसली प्रोड्यूसिंग एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स, साइनोबैक्टीरिया आर थॉट टू हैव कन्वर्ट द अर्ली अर्थ एनवायरनमेंट, जो कि एनॉक्सिक था, है ना, वीकली रिड्यूसिंग प्रीबायोटिक एटमॉस्फेयर इनटू एन ऑक्सीडाइजिंग वन विद फ्री गैसेस ऑक्सीजन। तो आज हमें जो मिलता है हमारा वायुमंडल, उसमें फ्री ऑक्सीजन है, और पहले यानी कि साइनो से पहले जो था वो एनॉक्सिक था, क्योंकि वहाँ पे फ्री ऑक्सीजन बनाने वाले कोई थे ही नहीं, क्योंकि ये फैस थे। हाँ, ठीक है, ये सारी बातें तो वही है। एंड फाइनली आप ये चीज़ें भी जानते हैं कि द सब्सिक्वेंट अडेप्टेशन ऑफ अर्ली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन ऑक्सीजेनिक एनवायरनमेंट लाइकली लेड टू द एंडोसिम्बायोसिस बिटवीन anaerobes and aerobes and the evolution of eukaryotes, जो कि आगे के टाइम के अंदर रहेंगे। तो स्टार्टिंग जो लाइफ है वो एनारोबिक लाइफ थी। उन्होंने जैसे ये O2 रिलीज करना स्टार्ट किया है, तो एटमॉस्फेयर चेंज हुआ है। तो आपको इवोल्यूशन वाइज पता होना चाहिए
साइनोबैक्टीरिया यूजेज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जैसे कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्लोरोफिल्स हैं, कैटनोइड्स हैं, फाइकोबिलिन्स हैं टू कन्वर्ट द फोटोनिक एनर्जी यानी कि जो फोटोन एनर्जी होती है एच म्यू इन द सनलाइट टू द केमिकल एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी केमिकल एनर्जी होती है और लाइट की एनर्जी है वो फोटोन एनर्जी होती है। तो रिडक्शन होता है ना, एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन है, कन्वर्ट होता है एक फॉर्म एनर्जी का दूसरे फॉर्म के अंदर। अनलाइक हेट्रोट्रॉफिक प्रोकैरियोट जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते उनको आप हेट्रो बोलते हैं, जो विषम कोशिका कहलाते हैं। साइनोबैक्टीरिया हैव इंटरनल मेम्ब्रेन्स, these are flattened sacs called thylakoids। जैसे आप हायर प्लांट्स पढ़ते हो तो हमें क्लोरोप्लास्ट आता है। क्लोरोप्लास्ट इज ए ऑर्गेनेली, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेनम होता है, ग्रेनम का एक सिंगल पार्ट है वो थाइलेकोइड होता है, राइट। तो ये प्रोकैरियोट्स हैं, है ना, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो सिस्टम होना चाहिए वो क्या होते हैं, कुछ चपटे थैले से होते हैं, फ्लैटेंड सैक, दे आर कॉल्ड थाइलेकोइड्स वेयर फोटोसिंथेसिस इज कंप्लीटेड। फोटो ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोट जैसे कि आपका रेड एल्गी हैं, ग्रीन एल्गी हैं, बाकी प्लांट्स हैं, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन क्लोरोफिलिक ऑर्गेनेली that are thought to have their ancestry in cyanobacteria and acquiring long ago via endosymbiosis। तो बाकी जो फोटोट्रॉप्स है ना वो फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट यूज करते हैं, बट क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है तो प्रोकैरियोट्स में अस्तित्व नहीं है उसका, राइट। The endosymbiont cyanobacteria and eukaryotes then evolve and differentiate into specialized organelles जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हैं, क्रोमोप्लास्ट हैं, इटियोप्लास्ट हैं, ल्यूकोप्लास्ट हैं। These all are collectively called as plastid system, ठीक है। This is the Sericytochromatia, ये क्या चीज़ है? The proposed name of paraphyletic। पैराफाइलेटिक के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक ऐसा ग्रुप जिसमें किसी कॉमन एंसेस्टर के सारे डिसेंडेंट शामिल ना हुए हों, कुछ एक छोड़ दिए गए, दिस इज पारा, है ना, नॉट इंक्लूडिंग ऑल। सिंपली कैसे याद रखेंगे, पारा का मतलब नॉट इंक्लूडिंग ऑल, मोनो का मतलब इंक्लूडिंग ऑल डिसेंडेंट और पॉली का मतलब फ्रॉम डिफरेंट एंसेस्ट्री, ठीक है। And most basal group is the ancestor of both non-photosynthetic group, this is called melanobacteria, and photosynthetic cyanobacteria, also called oxyphotobacteria। तो cyanobacteria को अपन oxyphoto भी बोल सकते हैं, 1 सेकेंड, ठीक है। यानी कि आप इनको कैटेगराइज कर सकते हैं दो ग्रुप के अंदर, एक तो आपके हैं नॉन फोटोसिंथेटिक ग्रुप और दूसरा है फोटोसिंथेटिक ग्रुप, और इनके लिए कलेक्टिव जो टर्म है वो है, ओके, हाँ, द साइनोबैक्टीरिया, सिनेकोसिस्टिस एंड साइनोथीके आर इम्पोर्टेंट मॉडल ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये जो स्पीसीज हैं इनको हम एज ए मॉडल यूज करते हैं, मॉडल ऑर्गेनिज्म विद पोटेंशियल एप्लीकेशन इन बायोटेक्नोलॉजी और बायो इथेनॉल प्रोडक्शन, यानी कि फ्यूल हो गया बायोफ्यूल, बायोइथेनॉल का मतलब हो गया बायो फ्यूल प्रोडक्शन, ठीक है। फूड कलरिंग एज ए सोर्स ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल फूड, डाइटरी सप्लीमेंट एंड द रॉ मटेरियल। साइनोबैक्टीरिया प्रोड्यूस अ रेंज ऑफ टॉक्सिन दैट आर कॉल्ड साइनोटॉक्सिन। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन कि साइनोबैक्टीरिया फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, सी स्प्रे कंटेनिंग मैराइन माइक्रोब्स इंक्लूडिंग साइनोबैक्टीरिया, है ना, ऐसे कैन बी स्वेप्ट हाई इनटू द एटमॉस्फेयर वेयर दे बिकम एरोप्लैंक्टन। तो हवा के अंदर जब ये एग्जिस्ट करते हैं तो आप इनको एरोप्लैंक्टन बोलते हैं, और वरना आप इनको नॉर्मली फाइटोप्लैंक्टन पानी के लिए बोल रहे होते हैं। साइनोबैक्टीरिया लार्ज एंड डाइवर्स ग्रुप ऑफ photosynthetic prokaryotes, they are defined by their unique combination of pigments and their ability to perform oxygenic photosynthesis. They often live in colony aggregates, गुच्छे में रहते हैं,
एंड कैन टेक ऑन एन मल्टीट्यूड ऑफ फॉर्म्स, ठीक है, कई सारी वेरिएशन हो सकते हैं। द पर्टिकुलर इंटरेस्ट आर द फिलामेंटस स्पीसीज विच ऑफन डोमिनेट द अपर लेयर ऑफ माइक्रोबियल मैट्स, यानी कि जहाँ पर भी ऐसे कॉलोनीज बनती है उनके अंदर जो फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो नॉर्मली वहाँ पे डोमिनेट करते हैं और वो एक लेयर बनाते हैं, अपर लेयर बनाते हैं। फाउंड इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स है, हाइपरसैलाइन वाटर है, डेजर्ट है, बहुत ठंडे इलाके, उन सब में भी एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि इनके ये जो फीचर्स हैं ना, ये थोड़े से आपके जो आर्किया हैं उनसे मैच करते हैं। They are evolutionarily optimized for environmental conditions of low oxygen. इनका जो सेलुलर मशीनरी है वो लो ऑक्सीजन को सपोर्ट करता है। सम स्पीसीज आर नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑल्सो, ठीक है, और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी हैं, जैसे लाइकेंस हैं फंजाई के साथ में वो बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप चेक कर लेना कि ये जो बायोलॉजी हो गया, मेरे को साइक्लिंग्स होते हैं उन सब के अंदर भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। मेराइन फूड चेन है, ये सब अपन देख सकते हैं कि वो एल्गल ब्लूम्स, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है कि एल्गल ब्लूम्स है ना, वो भी इनसे कनेक्टेड होते हैं। कुछ पावरफुल टॉक्सिन्स हैं जैसे कि माइक्रोसिस्टिन्स हैं, सेक्सीटॉक्सिन्स हैं, सिलेंड्रोस्पर्मोप्सिन्स हैं, तथा नेम ऑफ सम टॉक्सिन्स, साइनोटॉक्सिन्स, ये आपको ध्यान देना है ना, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन है तो प्रोड्यूसर तो होंगे अबाउट 25% ऑफ द मेराइन जो प्रोडक्शन है वो इनके द्वारा ही दिया जाता है। देखो थोड़ा सा अभी ध्यान देने की, द स्मॉलेस्ट जो फॉर्म है ना, दिस इज द प्रोक्लोरोकोकस। स्मॉलेस्ट जो साइनोबैक्टीरिया दिस द प्रोक्लोरोकोकस इज जस्ट 0.5 to 0.8 माइक्रोमीटर across in the term of number of individual, most plentiful genus on the earth। क्योंकि साइज बहुत छोटी है तो मतलब ये सरफेस वाटर कैन कंटेन लगभग 1 लाख सेल्स दिस जीनस मोर सिंगल मिलीमीटर वाटर के अंदर। ठीक है, मॉर्फोलॉजी को लेके कुछ चीज़ें हैं कि आप मॉर्फोलॉजी के बिहाफ के ऊपर, जैसे सिंगल सेल भी है, एग्रीगेट्स भी हैं, है ना, और म्यूसिलेजिनस शीथ होती है तो उसके अंदर ही आपस में स्टक भी हो जाते हैं, कॉलोनीज फॉर्मेशन भी है, फिलामेंटस फॉर्म्स भी हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि यूनिसेल्स के हो गए आपके पास, है ना, सिनेकोसिस्टिस है, सिनेकोकोकस है, और कुछ ऐसे जिनमें हेटेरोसिस्ट नहीं है। हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली साइट्स होती हैं, तो ऐसे साइनोबैक्टीरिया जो हेटेरोसिस्ट नहीं है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करेंगे, है ना। एंथेरोस्पायरा है, ट्राइकोडेस्मियम है, फॉर्मिडियम, फाल्स और नॉन ब्रांचिंग, जिसको आप सूडो ब्रांचिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको हमेशा ध्यान देना होता है कि कौन एग्जांपल पूछा जाता है, वो होता है स्काइटोनेमा, क्योंकि इनके बाहर जो जिलेटिन का आवरण होता है उसके अंदर ये फिलामेंट आपस में ऐसे लग जाते हैं जिसे लगता है कि ये शाखन हो, ब्रांचिंग हो, लेकिन होता नहीं है। तो अगर ऐसी कोई ब्रांचिंग होती है उसको अपन बोलते हैं सूडो ब्रांचिंग। ये तो बहुत बार पूछा जाता है आप लोगों से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ना। ब्रांचिंग वाले हैं ये सब आप ध्यान देंगे, एकाइनिड्स वगैरह, है ना, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं जो रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के रूप में मेनली काउंट होते हैं, हार्ड स्ट्रक्चर्स हैं। देखो यहाँ पे कुछ और टर्म्स हैं, जैसे कि हेटेरोसिस्ट आप जान रहे होते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की साइट्स होती हैं, एकाइनिड्स हैं वो रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, हार्मोगोनिया भी यहाँ पे एक वर्ड आता है,
हॉर्मोगोनिया क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव टुकड़े होते हैं, फ्रैगमेंट्स होते हैं फिलामेंट के, मोटाइल filaments, and these together with the intercellular connection they have are considered the first sign of the multicellularity. ये जो फिलामेंट के टुकड़े हैं ना, वो छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे तो वो हॉर्मोगोनिया कहलाते हैं। हॉर्मोगोनिया जब बनता है तो जो फिलामेंट की सेल्स हैं उनमें बीच की सेल्स वो डेड हो जाती हैं, और डेड होने को जैसे आपने प्लांट पैथोलॉजी में पढ़ा है नेक्रोसिस बोलते हैं। तो जो सेल डेड हो जाती है उसको अपन क्या बोलेंगे? नेक्रीडियम। तो बीच की कोई भी सेल होती है उसको अपन इंटरकैलरी सेल बोलते हैं। तो इंटरकैलरी सेल का ना जब नेक्रोसिस में कन्वर्जन हो जाता है तो फिलामेंट के टुकड़े हो जाते हैं, और टुकड़ा जो है मल्टीसेलुलर टुकड़ा वो हॉर्मोगोन कहलाता है। ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको जैसे ना इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन में यहाँ से जो एक तो मैटर आता है आपका, वो आता है हेटेरोसिस, जो आपको याद हो ही जाता है। अब हेटेरोसिस वही चीज़ है जो अपन एक्चुअल में प्लांट फीजो में जब नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी आता है। वहाँ अपन क्या लेते हैं कि जहाँ भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ना, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो वहाँ पे एक एंजाइम होता है उसको अपन बोलते हैं नाइट्रोजिनेज। और नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो होता है ना वो होता है ऑक्सीजन सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस जो होती है वो नाइट्रोजिनेज को बंद करती है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नाइट्रोजिनेज है वो बंद हो जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता। अब देखो आपके पास मैटर ये आता है कि हेटेरोसिस्ट में नाइट्रोजिनेज एंजाइम है वो काम करता है। जैसे आप उधर पढ़ते हो रूट नोडल्स, है ना, मटर कुल के पौधों की जड़ों की गांठें, तो वहाँ पे अपन जो नोडुल के सेल्स होते हैं वो लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं? खास सेल्स होते हैं, हेटेरोसिस्ट वो लेते हैं। तो हेटेरोसिस्ट और उधर नोडुल की सेल, उनमें होता है नाइट्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। नाइट्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एक काफ़ी सारे एंजाइम का गुच्छा होता है ना, वो आप डिटेल में पढ़ते हैं। उसका रेगुलेशन है कि नाइट्रोजनेज जो मशीनरी है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चलती नहीं है, बंद हो जाती है। इसलिए उधर तो क्या होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, और एक प्रोटीन होती है लैग हीमोग्लोबिन, वो ये सारा काम करती है। इधर क्या होता है? इधर बहुत स्पेशल चीज़ होती है। इधर हेटेरोसिस्ट जो होता है ना उसमें फोटोसिस्टम सेकंड बंद होता है। अब फोटोसिस्टम सेकंड बंद होने से क्या है कि ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती, तो ऑक्सीजन ही नहीं बनेगी, है ना, क्योंकि वहाँ पे जो फोटोसिंथेटिक लैमिल है ना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनमें पीएच सेकंड काम नहीं करता, तो ऑक्सीजन नहीं निकलती। ऑक्सीजन नहीं निकलती तो हेटेरोसिस्ट एक बढ़िया जगह होगी नाइट्रोजनेज के काम करने के लिए। तो ये दो तीन बातें हैं जो आपसे क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। अगर आपके क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होता है ना तो आपसे ये बात पूछी जाएगी। एक अच्छा क्वेश्चन बनाया जाए तो उसमें ये बात सामने आती है। आपको पता होना चाहिए कि हेटेरोसिस्ट के अंदर पीएच सेकंड है वो डिस्टर्ब होता है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो वही हैं, आप जैसे काम में लेते हैं। ठीक है, आप एज ए ग्रीन मैन्योर इसको काम में लेते हैं ना, हरी खाद के रूप में चावल के खेतों में अपन डालते हैं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। एज ए बायो फर्टिलाइजर अपन काम में लेते हैं। एनाबीना है, वो सिम्बायोंट है, और जो फाइन है एजोला, एजोला इज ए टेरिडोफाइट, तो बहुत तेजी से ग्रो करने वाले फाइन्स हैं, तो उनके साथ एनाबीना बीजीए है, साइनोबैक्टीरिया, तो अपन खेतों में डालते हैं एजोला, लेकिन वो क्या है, एजोला नहीं है, उसमें साइनोबैक्टीरिया, तो वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ऐसे अपन जहाँ भी लेते हैं, जैसे साइकस की कॉर्डल रूट आपने ले ली, तो उसमें भी क्या है, उसमें एनाबीना साइकिड ही है, वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन इनकी काबिलियत है और हेटेरोसिस्ट की वजह से है।
और हेटेरोसिस्ट है वो खास साइट होती है जहाँ ऑक्सीजन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन वाला सिस्टम बंद होता है। देखो आप यहाँ से कुछ वो फीचर्स क्लियर कर सकते हैं ना, कि जैसे सेल के फीचर्स में आप क्या क्या लेंगे। तो जैसे सबसे बाहर चलिए, स्लाइम कॉट। स्लाइम का मतलब म्यूसिलेज है ना, म्यूकॉइड सीथ और कैप्सूल। जब नाइट्रोजनस मटेरियल प्रेजेंट होता है ना स्लाइम के साथ में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, फिर आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन का मिलना ग्राम नेगेटिव करेक्ट होता है। ठीक है, पेप्टोग्लाइकॉन की लेयर है, ये इनका सेल वॉल है पूरा। और सेल वॉल से बाहर भी क्या है, स्लाइम की कोटिंग है, म्यूकस है, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं। फिर आप अंदर चलते हैं। ठीक है, तो जैसे एक तो ये प्रोकैरियोटिक सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको सारा देखना है। जेनेटिक मटेरियल है डीएनए के रूप में यहाँ पे पड़ा हुआ, न्यूक्लियोइड बोलेंगे। जो नाम बैक्टीरिया में होता है ना, वही नाम यहाँ पे न्यूक्लियोइड। राइबोसोम्स हैं, वो वही बात है। प्रोकैरियोट है तो 70s टाइप के राइबोसोम्स होंगे। ठीक है, रूबिस्को एंजाइम्स हैं। अब रूबिस्को एंजाइम देखो, आप प्लांट्स लेते हो तब तो कहाँ होता है, लोकेशन क्या होती है रूबिस्को की? रूबिस्को की लोकेशन होती है याद है, स्ट्रॉ। थाइलकोइड्स के बाद में जो बाहर लिक्विड भरा है ना, उसका नाम स्ट्रोमा होता है। तो स्ट्रोमा होता है यानी कि जो लिक्विड है वो होता है। यहाँ पे लिक्विड क्या है, यहाँ पे लिक्विड साइटोप्लाज्म है। तो रूबिस्को यहाँ साइटोप्लाज्म में ही है, क्योंकि अंदर कोई मेम्ब्रेन वाला सिस्टम तो है ही नहीं, केवल थाइलेकोइड्स है। जो आप ये पट्टियाँ देख रहे हैं ना, ये थाइलेकोइड्स है। राइट, ठीक है। और यहीं पे कार्बोक्सिसोम्स है, जहाँ पे कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है। तो रूबिस्को का काम ही होता है कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करना। फोटोसिंथेसिस में जब भोजन बनाया जाता है तो CO2 बस जोड़ना, कार्बोक्सिलेशन करने वाला एंजाइम कार्बोक्सिलेज। तो रूबिस्को एक कार्बोक्सिलेज भी है, C, और ऑक्सीजनेज भी है, O। और प्रोकैरियोटिक सिस्टम के अंदर जहाँ पे ये प्रोटीन का गुच्छा होता है, ये कार्बोक्सिसोम केवल एक पार्टिकल है ना, ये कोई ऑर्गेनेल नहीं है ना। जैसे आप प्रोटियोसोम बोलते हो, तो प्रोटियोसोम क्या है, प्रोटीन का एक गुच्छा है ना, मेम्ब्रेन नहीं है इनके पास, ये ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन आपको दिखा रखी है। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन को आप ऐसे समझ सकते हैं, वहाँ पे फाइकोपिलिसोम्स हैं, फोटोसिस्टम के रूप में लगे हुए होते हैं। मेन्स ये तो एसेंशियल है कि अगर आप फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लेना चाहते हो, तो पिगमेंट्स क्या होते हैं कि पिगमेंट्स की जो टैल होते हैं ना, वो हाइड्रोफोबिक होती है। तो हाइड्रोफोबिक टैल है वो पानी में, साइटोप्लाज्म में, स्ट्रोमा में नहीं रुक सकती, तो मेम्ब्रेन में उनको लगाना होता है। तो मेम्ब्रेन सिस्टम के बिना ये नहीं हो सकता। हाँ, मेम्ब्रेन सिस्टम का सबसे सिंपलेस्ट जो तरीका है वो है थाइलेकोइड। थाइलेकोइड अगर अरेंज हो जाते हैं तो ग्रेनम, और उसके बाद अगर कवरिंग आ जाती है तो प्लास्टिड, ऐसा। तो सिस्टम तो है, बट दिस इज हाईली प्रिमिटिव सिस्टम। ओके, देखो यहाँ जब आपको ये चीज़ मिल रही है ना कि साइनोबैक्टीरिया यूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, जिसको शॉर्ट में आप SDH बोलते हो, रेदर देन NADPH। तो रेस्पिरेशन के मैटर में क्या होता है कि जब ATP बनानी होती है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अपन हायर ऑर्गेनिज्म के हिसाब से 4 कॉम्प्लेक्स लेते हैं ना। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज है वो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से एसोसिएट एंजाइम होता है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एक्चुअल में जो क्रैब्स साइकिल होता है उसका एंजाइम है, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। बट अभी आप साइनो पढ़ रहे हो, तो साइनो में माइटो जैसा कुछ नहीं है,
है ना, मैकेनिज्म तो है वहाँ पे, रेस्पिरेशन तो होता है, रेस्पिरेशन के एंजाइम्स भी हैं, बट इलेक्ट्रॉन जो है वो आप हायर प्लांट्स या हायर ऑर्गेनिजम्स के रेस्पिरेशन से कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पे फील करना है कि NADPH से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो कॉम्प्लेक्स 1 को जाते हैं, और कॉम्प्लेक्स 1 से जब इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं तो वो 3 ATP बनाने के बराबर होता है, और कॉम्प्लेक्स 2 से जब आते हैं तो वो 2 ATP पर इलेक्ट्रॉन पेयर बनाने के बराबर होता है, राइट। तो एक छोटी सी बात है, वो आप थोड़ा ध्यान दे लेंगे। Cyanobacteria only respire during the night because they facilitate use for electron transport or use in reverse for photosynthesis while in the light। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली आप सबके लिए कर सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो थी ना, वो भी आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। मेनली जो मेन पिगमेंट्स होते हैं ना, फाइको, इरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन, ये मेन पिगमेंट्स होते हैं। इरिथ्रिन है वो, है ना, रेड कलर के लिए होता है, साइनिन जो है वो ब्लू कलर के लिए होता है। तो इनका जो मेन कलर है वो, इसके ब्लू की मैक्सिमम कंसंट्रेशन इनमें होती है ना। तो वैसे क्या है कि ये आपके जो फाइकोबिलिन्स होते हैं, फाइकोरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन, फाइकोबिलिन्स हैं, और ये रेड एल्गी में भी होते हैं, तो वहाँ पे इनको बोलते हैं आर फाइकोरिथ्रिन, आर फाइकोसाइनिन। अगर ये ब्लू ग्रीन में है, साइनो में, तो इनको बोला जाता है सी फाइकोरिथ्रिन, सी फाइकोसाइनिन। तो सी फॉर साइनो, आर फॉर रोटो। हाँ, कुछ एक के अंदर क्या है कि फाइकोबिलिसोम्स नहीं होते ना, फाइकोबिली पिगमेंट जिनके अंदर होते हैं ना, वो स्ट्रक्चर फाइकोबिलिसोम्स कहलाते हैं। दे हैव क्लोरोफिल बी, वो आपका प्रोक्लोरोन है, प्रोक्लोरोकोकस है, प्रोक्लोरोथ्रिक्स है। तो ये आप इसलिए तैयार करेंगे कि इनके अंदर क्लोरोफिल बी पाया जाता है। दीज वर ओरिजिनली ग्रुप टुगेदर एज प्रोक्लोरोफाइट्स और क्लोरोऑक्सीबैक्टीरिया, but appear to have developed in several different lines of cyanobacteria. For this reason they are now considered as part of the cyanobacterial group। तो ये कॉमनली बस एक पिगमेंट के आधार पे जोड़ के इनको अपन ऐसा नाम दे सकते हैं, बाकी इनके ओरिजिन अलग अलग है। तो बेसिकली ये तो पूरा ग्रुप है, उसमें आते हैं, अलग से ग्रुप नहीं बना सकते। ओके, जो इनके सिम्बायोटिक मेंबर्स हैं वो आप जरूर तैयार करेंगे, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन होता है, ये बार बार आता है ना। आप फिजियो में जाएंगे वहाँ भी आएगा, माइक्रोबायोलॉजी में भी आएगा, एल्गी में भी आएगा। तो जहाँ इनका एसोसिएशन है वो चीज़ अपन को पता होनी चाहिए। देखो ये भी आप थोड़ा सा देख लेंगे कि देयर आर सम ग्रुप कैपेबल ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ग्रोथ while others are parasitic, causing disease in vertebrates or algae। This is the black band disease। तो साइनोबैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है ब्लैक बैंड डिजीज, ठीक है। जैसे ये इकोलॉजी वाला सेक्शन है, तो इसमें आपका जो रोल है ना, कि आप हर एक प्रकार के हैबिटाट में इनके रोल्स हैं वो ना देख सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया कैन फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक हैबिटाट। और फिर वहाँ जैसे कुछ एंगल से ज़्यादा जरूरी हो जाता है, जैसे मान लो कि आप इकोलॉजी में हो सपोज, है ना, और जैसे मान लो कि ये डेजर्ट आ गया। अब डेजर्ट का साइनोबैक्टीरिया से क्या कनेक्शन है, आप कल्पना करके सोच के बताओ कि डेजर्ट का साइनोबैक्टीरिया से क्या कनेक्शन है। डेजर्ट में तो पानी नहीं होता है ना, मिट्टी लूज सॉइल होती है, और साइनोबैक्टीरिया है, उससे क्या मतलब कैसे कनेक्ट हो सकता होगा, या मतलब क्या बात होती होगी। तो इसका सिंपल सा आंसर जो आता है ना, वो आता है सक्सेशन से। और लूज सॉइल के ऊपर जो हम सक्सेशन करते हैं उसको अपन बोलते हैं
जेमोसेरी, थे रॉक्स के ऊपर लिथोसेरी, पानी के अंदर हाइड्रोसेरी, वैसे सॉइल जो होते हैं लूज सॉइल उसको बोलते हैं जेमोसेरी। तो मिट्टी के कण है ना हिलते हैं हवा से, क्योंकि पानी तो होता नहीं, डेजर्ट में हवा होती है, तो मिट्टी के कणों को बांधना जरूरी है। और बांधने के लिए साइनोबैक्टीरिया का जो म्यूसिलेज है वो इम्पोर्टेंट है। पानी को वो हवा में से भी सोख सकता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। तो डेजर्ट से आप इसको जोड़ें, मतलब ऐसी चीज़ें आपके किसी क्वेश्चन में मिल सकती है। जब किसी स्टोन के या उनके सेल के अंदर होता है, तो सतह के अंदर होता है तो एंडोलिथिक बोलेंगे, और किसी बॉडी के अंदर है तो एंडो, उसके अकॉर्डिंग वर्ड आ जाएगा। देखो आपको अलग से ध्यान देना है कि माइक्रोसिस्टिस जो होता है ना, to outcompete diatoms and green algae and potentially allow development of toxins. यूट्रोफिकेशन भी क्या है कि जैसे पॉल्यूशन से कनेक्ट होता है। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि जब आप किसी वाटर बॉडी के अंदर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स की मात्रा लगातार बढ़ाते जाते हो, तो वहाँ पे एल्गल ग्रोथ बढ़ जाती है, और उसको अपन बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। तो जो एल्गी ग्रो करते हैं उसके अंदर है ना आपके ग्रीन एल्गी भी होते हैं, साइनो वाले मेंबर भी होते हैं। ठीक है, ये जो आपका यहाँ पे ना साइनोबायोन्ट्स, बायोन्ट का मतलब किसी एसोसिएशन के अंदर जो पार्ट होता है, जैसे आप माइकोबियोन्ट, फाइकोबियोन्ट, लाइकेन में एल्गी वाला हिस्सा, फंजाई वाला हिस्सा, ऐसे उनके लिए बोलते हैं। तो लीफ सरफेस पे आपको मिल सकते हैं, लीफ के अंदर अपन को मिल सकते हैं ना साइनोबैक्टीरियल स्पीसीज, रूट्स की सतह के ऊपर भी मिल सकते हैं, रूट्स के अंदर भी मिल सकते हैं, एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल भी हैं, जिम्नो के एग्जाम्पल भी हैं, और रूट्स के अंदर का एटमॉस्फेयर एंडोस है ना, एंडो का मतलब इंटरनल। ठीक है, देखो जैसे कुछ एक एग्जांपल आप यहाँ से निकालना, जैसे मान लो कि कैलोथ्रिक्स है, have been found on the root system of wheat. तो monocots such as wheat and rice have colonized by nostoc species. यानी कि इकोनॉमिकली अगर वो चीज़ कहीं से जुड़ती है, आपके क्रॉप से जुड़ती है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने लिए। ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं उनके साथ एसोसिएशन है, तो अगर आप बोटनी के हिसाब से तैयार कर रहे हैं तो कम से कम प्लांट्स वाले एग्जाम्पल है वो आप तैयार करेंगे। यहाँ से आप इनका चेक कर सकते हैं। कलेक्टिव बिहेवियर, कलेक्टिव बिहेवियर का मतलब आपस में गुच्छा बनाना, जैसे आपने बैक्टीरिया के अंदर क्यूरोम सेंसिंग पढ़ा था कि सेल्स इंडिविजुअल रहने के बजाय आपस में जुड़ जाते हैं।
ये आपका प्लैंक्टोनिक कल्चर है, सेल्स हैं। और बायोफिल्म फॉर्मेशन वो बना सकते हैं, सेडिमेंट आप कर सकते हैं, फ्लोटिंग गैस बबल्स बन सकते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑक्सीजन के बबल्स बनेंगे, है ना। फ्लोटिंग गैस वेसाइकल्स बन सकते हैं, वेसाइकल अंदर होती है सेल के, बबल है वो गैस, गैस के जो बबल्स हैं वो सेल से बाहर होते हैं। फ्लॉक्यूलेशन हो सकते हैं, छोटे छोटे गुच्छे बन सकते हैं, फ्लॉक्स, फ्लॉक्यूलेशन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन। देखिए यहाँ जो आप फिगर देख पा रहे हो ना, इसमें आपको एक चीज़ समझनी है। ये साइनोबैक्टीरियल सेल्स के क्लम्पिंग को लेके समझाया गया एक मॉडल है, जिसमें साइनोबैक्टीरियल, मैट और क्लम्प के बारे में समझना होता है। और देखो मैटर ये है कि जैसे आप इसके लिगेंड देखेंगे, फिलामेंटस फॉर्म को ऐसे दिखा रखा है ना। हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स को ऐसे दिखा रखा है। CO2 की कॉन्सेंट्रेशन वो ब्लू एरो से है, ऑक्सीजन है वो रेड एरो से है। अगर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यानी कि कॉन्टामिनेशन कम है, तो फ्लैट मैट बनती है। साइनोबैक्टीरिया के जो फिलामेंट्स हैं वो सतह के ऊपर से चपटे रहेंगे, फ्लैट मैट। अगर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, इनके हेट्रोट्रॉप अगर बढ़ जाएंगे, जैसे गंदगी बढ़ेगी तो, है ना, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा, कचरा बढ़ेगा, तो उस समय पे क्या होगा, लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन है तो क्लम्प्स बनते हैं। तो ये क्या है कि एक अच्छा लेवल है, मतलब कि जो एग्रीगेशन बनते हैं, ये क्लम्पिंग शो करते हैं, मैट्स बनते हैं, तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन से क्या कनेक्शन है उनका, ऐसा। एक तो क्या कि देखो अपन को इसमें कुछ मेंबर भी पढ़ने पड़ेंगे ना, पर्टिकुलर कुछ मेंबर भी पढ़ेंगे। और अभी जो टॉपिक है वो तो इसमें क्या है कि साइनोफाजिस का है। तो ऐसे वायरस जो साइनोबैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं वो साइनोफाज कहलाते हैं ना। तो साइनोफाजिस भी वैसे क्वेश्चन बनता है, मतलब पूछे जा सकते हैं, तो ज़्यादा कोई बड़ा इश्यू नहीं है। आप समझ लीजिए कि साइनोफाजिस हैं, ज़्यादा वायरस है दैट इन्फेक्ट साइनोबैक्टीरिया फाउंड इन बोथ फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर, ठीक है। आइसोहीड्रल इनके हेड्स हैं, डबल स्टैंडर्ड DNA वाले होते हैं, ये सब इनके कुछ फीचर्स हैं। तो बैक्टीरियल सेल के साथ जुड़ना ना, कोलॉइड विद अ बैक्टीरियल सेल, ये उनका ब्राउनियन मोशन के द्वारा होता है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। LPP1 ये लास्ट पेपर्स में आया हुआ भी है कि द फर्स्ट साइनोफाज, दिस इज द LPP1 was discovered in 1963. Cyanophages are classified within the bacteriophage family Mycoviridae, Podoviridae and Cepoviridae. इवोल्यूशन में देखो ये नाम मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, दिस इज स्ट्रोमेटोलाइट्स। कि अर्ली लाइफ के जो रिकॉर्ड्स हैं वो चट्टानों के अंदर कुछ पैटर्न्स के रूप में मिलते हैं। वो पैटर्न जो आपने क्लास की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो फिलामेंटस फॉर्म्स हैं वो सतह के ऊपर पाए जाते हैं, तो उनकी ग्रोथ के पैटर्न्स होते हैं। ऐसे नाम आता है ऑनकोलाइट्स। जैसे स्ट्रोमेटोलाइट्स होते हैं वैसे ऑनकोलाइट्स। देयर इज आल्सो सेडिमेंटरी स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ ऑनक्वाइट्स which are layered structure formed by cyanobacterial growth. Oncolites are similar to stromatolite, but instead of forming column, they form approximately spherical structure that were not attached to the underlying substrate as they form. तो वहाँ पे जो स्ट्रेट होते हैं उसमें परतें होती हैं, तो परतें क्या है कि एक दूसरे से कनेक्ट होती है। यहाँ पे ये है ना जो है वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स है that were not attached to underlying substrate. तो one is oncolite, one is stromatolite.
तो फॉसिल रिकॉर्ड्स हैं, साइनोबैक्टीरियल फॉसिल रिकॉर्ड्स हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ पैटर्न, इसमें लिखा होगा ना ग्रोथ, यानी कि साइनोबैक्टीरिया के अवशेष नहीं है, उनकी ग्रोथ के सबूत हैं। ठीक है, ये सब तो आप इसमें कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है क्योंकि इतना कुछ नहीं होता है इसके। ये भी आपने CORR हाइपोथेसिस पढ़ी थी आरके के अंदर। ठीक है, बाकी एज ए प्लैंकटन तो ये है ही, ज़्यादा कुछ अपन को नहीं करना। देखो ये चीज़ आप इसलिए समझेंगे क्योंकि थोड़ा सा क्या है कि जैसे इनमें सेक्स रिप्रोडक्शन तो है नहीं, है ना। तो साइनोबैक्टीरिया आर कैपेबल ऑफ नेचुरल जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। नेचुरल जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन द जेनेटिक अल्टरेशन ऑफ ए सेल रिजल्टिंग फ्रॉम द डायरेक्ट अपटैक। जो आप ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ते हो ना कि सेल बाहर से DNA को उठा लेती है, तो वो अपटेक है, डायरेक्ट अपटेक एंड इनकॉर्पोरेशन द इंक्लूडेड DNA फ्रॉम सराउंडिंग। फॉर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन टू टेक प्लेस द रेसिपिएंट बैक्टीरियल मस्ट बी स्टेट ऑफ कॉम्पिटेंस व्हिच में अकर इन नेचर एज ए रिस्पॉन्स ऑफ कंडीशन, जैसे कि स्टारवेशन है, हाई सेल डेंसिटी है, एक्सपोजर टू DNA डैमेजिंग एजेंट्स हैं। तो जैसे बैक्टीरियल सेल ट्रांसफॉर्मेशन में जाते हैं, वैसे साइनोबैक्टीरियल सेल्स हैं वो भी कॉम्पिटेंस के बिहाफ के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन में जाती हैं। ठीक है। और DNA रिपेयर वाला तो कोई बड़ा मैटर नहीं है ना। फाइलोजेनी आपको देखनी पड़ेगी भाई, है ना। फाइलोजेनी सिस्टम जो होता है ना, ये क्या है कि भाई इनमें रिलेशनशिप्स होते हैं, तो ये आपको तैयार करना पड़ता है। वो ये जो आपने आरके में लिया था ना 16S rRNA बेस से, एक ही सिस्टम है, जीनोम टैक्सोनॉमी डाटाबेस GTDB। तो थोड़ा सा करना पड़ेगा इसे, और ये फिर आपका इनका टैक्सोनॉमी का सेक्शन है ना, टैक्सोनॉमी के लिए कैसे एडजस्ट करते हैं वो सब है। ठीक है, एक बार आप ट्राई करना, मतलब थोड़ा सा कुछ आउटलाइन होनी चाहिए, मतलब ऐसे पूरा छोड़ नहीं सकते आप, ये मैटर है ना। हालांकि ये डिटेल में इसमें दिया हुआ है, आपको थोड़ा सा देखेंगे साइनोफाइसी के हिसाब से देख रहे हैं, इसमें ऑर्डर्स वगैरह कितने हैं ना, ये सब क्या है बस। ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में आ जाएंगे, जैसे रिलेशनशिप टू ह्यूमन, बायोटेक के अंदर अपन के रोल्स वगैरह हैं, प्रोटीन्स वगैरह के लिए हैं। यूनिसेलुलर साइनोबैक्टीरिया है ना, सिनेकोसिस्टिस was the third prokaryote and the first protozoary organism जिसका whole genome was completely sequenced। ऐसे जो है ना क्रोकोस्फेरा जो है वो क्या है, डाइज़ोट्रोपिक मॉडल ऑर्गेनिज्म है। स्मॉलेस्ट जीनोम के लिए प्रोक्लोरोकोकस है, लार्जेस्ट के लिए नोस्टोपंक्टिफॉर्मिस है। तो कुछ चीज़ें आपको ऐसे निकाल लेंगे, मतलब आपके नोट्स में हिस्सा होना चाहिए। और प्लस आप या आपने लिए थे कि आप रिन्यूएबल बायोफ्यूल वगैरह के लिए इनको काम में लेते हैं, फॉर एग्जांपल्स आप देख लेंगे। ह्यूमन न्यूट्रिशन, सिंगल सेल प्रोटीन, स्पाइरुलिना को अपन काम में लेती हैं। ये हेल्थ रिस्क है, मतलब टॉक्सिन्स वगैरह उनकी वजह से। माइक्रोसिस्टीन है ना, किससे बनता है, माइक्रोसिस्टिस बनाता है। साइनोटॉक्सिन बोलते हैं कलेक्टिवली, ये न्यूरोटॉक्सिन, साइटोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन लेवल के होते हैं। स्पेसिफिक टॉक्सिन्स का एग्जांपल है कुछ एक। मीन्स आपको जो जनरल चीज़ें हैं उसके बाहर भी थोड़ा बहुत निकालना पड़ेगा, जो चीज़ें आपको तैयार करनी पड़ेगी।
ठीक है, और तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इसमें कुछ मेंबर अपन को पढ़ने हैं, है ना, वो जरूरी है। तो उससे क्या है कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि आपको, क्योंकि नॉस्टॉक एक इम्पोर्टेंट मेंबर है, ऑस्ट्रेटोरिया एक इम्पोर्टेंट मेंबर है, वो भी कुछ मेंबर अपन ले सकते हैं।